Namaste and welcome back everyone. 37 chapters and only 8 days. इतने ही दिन बाकी है आपके गुड सेट के लिए. तो आपको ये एग्जाम के अंदर क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, डे वाइज आपका रीडिंग प्लान क्या होना चाहिए, केवल फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में कौन से दिन में कौन से चैप्टर करने चाहिए, और तो और अगर आपको गुड सेट की प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट कहां कैसे देने चाहिए. सो ऑल वी आर फॉर इन दिस वीडियो टुवर्ड्स द मिशन कॉल्ड 120 आउट ऑफ 120. ये पॉसिबल है अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चीजों को हैंडल करो. तो वही चीजें मैं आपको समझाऊंगा राइट फ्रॉम द स्क्रैप टिल द एंड. और हाँ, ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं आपको तो फिजिक्स का सब डिटेल्स दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको केमिस्ट्री के एक्सपर्ट सुशांत ठाकुर, डॉक्टर सुशांत ठाकुर, एंड बायोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिया जैन, वो भी आपको ये वीडियो के अंदर समझाएंगे कि केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और बायोलॉजी के अंदर भी कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए चीजों को. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो. सबसे पहले ये सारे कंटेंट्स मैंने ये वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं. राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड सेट टिल द मैरिट प्रिपरेशन की कैसे मैरिट बनता है, और तो और आपको इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ध्यान में रखनी चाहिए गुड सेट के एग्जामिनेशन देने के दौरान, वो भी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है. तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर से देखिएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करता है? सो दिस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड. उसकी मैरिट प्रिपरेशन की अगर बातें करें, जो मैरिट रैंक बनती है, मैरिट कैलकुलेशन होती है, वो कौन करता है? तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है, सो कॉल्ड जॉइंट एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज, JACPC-LDCE.ac.in. ये वेबसाइट आपको काम लगेगी आफ्टर योर एग्जामिनेशन. सो आपको यही वेबसाइट पे जाके सब एडमिशन प्रोसेस करनी है. सो वो आप बाद में देख सकते हो. वाई गुड सेट इज इंपॉर्टेंट? अगर आप गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग या फार्मेसी या वेटरनरी के अंदर एडमिशन लेना चाहो तो आपको गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सो कॉल्ड गुड सेट, देना कंपलसरी है. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. नेक्स्ट, सिलेबस क्या है इसका? तो एज फार एज गुड सेट 2024 इज कंसर्न, इसके अंदर सिलेबस पहली बात तो 12th स्टैंडर्ड का ही आता है. दूसरी बात, 2024 के अंदर जो गुड सेट ऑर्गेनाइज होने वाली है उसके अंदर जो बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है NCERT रिड्यूस्ड सिलेबस ही कवर होगा फॉर ऑल. सो बी केयरफुल. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. एग्जामिनेशन स्कीम क्या है और उसके टाइमिंग्स क्या है? तो सबसे पहले ये एग्जामिनेशन एक ही दिन में खत्म हो जाएगी. ऑल 3 पेपर्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे 31st ऑफ मार्च. 3 पेपर अलग अलग होते हैं, हालांकि आपको सिर्फ 2 ही देने होते हैं. पेपर 1 इज फॉर ऑल एंड पेपर 2 इज फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स एंड पेपर 3 इज फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. पेपर 1 जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्लॉट है, जिसके अंदर एक ही पेपर में 80 क्वेश्चंस होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 40 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड 41 to 80 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री. एक क्वेश्चन का 1 मार्क, ऐसे गिन के आप पेपर नंबर 1 को टोटल आउट करोगे तो 80 मार्क का पेपर नंबर 1 होता है. ये कब होता है? 10 बजे से लेके 12 बजे तक. सबसे पहले आपको कौन सा पेपर, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए? केमिस्ट्री इज द फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट बी अटेम्प्टिंग. केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और उसका जो टाइम बचा है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम चाहिएगा. पेपर नंबर 2, क्योंकि 12 से बज के 1 के बीच में रिसेस होएगी बायोलॉजी और मतलब बायोलॉजी स्पेसिफिक के लिए. मैथमेटिक्स वालों के लिए तो सिर्फ मतलब 3 बजे तक, डायरेक्ट 3 बजे पेपर है आफ्टर 12 PM. सो वो चीजें में भी आपको मैं बताऊंगा. बायोलॉजी का पेपर नंबर 2 होएगा फ्रॉम 1 to 2. उसका भी पेपर पैटर्न सेम ही है. 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का. टोटल 80 + 40 gives you 120. एंड पेपर नंबर 3 इज फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. सो उसके भी सेम पैटर्न है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स. खास क्या ख्याल रखना है
कि every correct answer will give you +1 marks, but every incorrect answer will deduct 0.25 marks from your gained marks. Yeah, so be careful while taking risk. Later on recess timing है भाई, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रिसाइजली 12:05 से लेके 12:29 तक रिसेस दी जाएगी। 12:30 को उनको एंट्री दी जाएगी बायोलॉजी के पेपर के लिए। लेटर ऑन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए तो 12:05 से लेके 2:29 तक रिसेस ही होगी। ये डिटेल टाइमिंग वाला स्लाइड है जिसके अंदर आपको कब क्या दिया जाएगा, जैसे कि आपको एंट्री कब दी जाएगी, एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर पेपर नंबर 1 जो कि 10 से 12 के बीच में है, आपको एंट्री दी जाएगी 9:30 बजे। फिर आपको आपकी हॉल टिकट्स एंड वो सब चीजें चेक होगी, साइन होगा, तो ये शेड्यूल के अनुसार कामकाज होएगा। आप देख सकते हो तुरंत ही। तो टेस्ट आपका ऑफिशियली स्टार्ट होगा 10 बजे तक, सॉरी 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे से लेके 12:05 तक या 12 to 12:05 वो खाकी स्टिकर आपको लगाना पड़ेगा। सो स्टिकिंग ऑन दी खाकी स्टिकर्स विल बी डन एग्जैक्टली बिटवीन दिस 5 मिनट्स, इन दिस 5 मिनट्स, सॉरी। ये पेपर नंबर 2 की डिटेल्स है कि बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी पेपर में एंट्री कब दी जाएगी, वो सारी डिटेल्स सेम टू सेम मैंने लिखी हुई है। 12:30 को एंट्री होगी, पेपर स्टार्ट होगा 1 बजे, 1 से लेके 2 बजे, 2 से लेके 2:05 के बीच में खाकी स्टिकर्स लगाने हैं। फिर आता है पेपर नंबर 3 जो कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए सेम टू सेम, उनको एंट्री दी जाएगी 2:30 पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये सारी चीजों को आपको ख्याल मतलब ध्यान से देख लेना चाहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, एक बार देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। या फर्दर मोर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसके अंदर जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि इंट्रोडक्शन से लेके मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। क्यों मैंने ये इंक्लूड किया है, इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने बोला, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो, या इफ यू आर विलिंग टू टेक द एडमिशन इन इंजीनियरिंग इन गुजरात, इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन गुजरात, तो उसमें वेटेज कैसा है, बोर्ड के कितने परसेंटेज होते हैं और गुड सेट के कितने परसेंटेज काउंट होते हैं। इनफैक्ट परसेंटाइल, बी केयरफुल, जब आपको 12th की मार्कशीट दी जाएगी उसमें 2 अलग परसेंटाइल होंगे, एक होता है साइंस परसेंटाइल और दूसरा होता है ओवरऑल परसेंटाइल। आपका जब मेरिट बनता है तब साइंस परसेंटाइल ही गिने जाते हैं। साइंस परसेंटाइल के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक्सक्यूज मी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स गिने जाते हैं और उस हिसाब से आपके परसेंटाइल बनते हैं। तो आपको परसेंटाइल देखना है, परसेंटेज नहीं, बी केयरफुल। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसमें गुड सेट का वेटेज 50% है और बोर्ड का वेटेज 50% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मतलब आप सोचिए, आपने पूरा साल मेहनत कर ली, पूरे साल मेहनत करके आपने जो भी मार्क्स लेके आओगे उसके केवल 50% ही गिने जाएंगे। या इफ यू आर ब्रिंगिंग 90 परसेंटाइल तो काउंट कितने होंगे मेरिट के अंदर, 45 या उसके आधे गिने जाएंगे और उस हिसाब से मेरिट बना जाएगा। फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा अगर आपको करना है तो उसमें 60-40 का रेशियो है। 60 परसेंटाइल बोर्ड के मार्क्स गिने जाएंगे, मतलब साइंस के परसेंटाइल गिने जाएंगे और 40% जो गुड सेट में आप रिजल्ट लेके आओगे। वेटरनरी कॉलेजेस के अंदर ऐसा मतलब मैंने पढ़ा था कि गुड सेट के 100 परसेंटाइल डायरेक्टली गुड सेट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। एक चीज ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखी है, मेरिट कैलकुलेशंस फॉर एडमिशन इन फार्मेसी एंड वेटरनरी कॉलेजेस आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये चेंज हो सकते हैं एज डिसाइडेड बाय द न्यू रूल्स। कमिटी जैसे न्यू रूल्स बनाती है उस हिसाब से ये परसेंटाइल चेंज होता है। शायद इसमें भी ऐसा होता है कि इसमें वेटरनरी में भी 60-40 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट आर दी लेटेस्ट रूल्स डिसाइडेड बाय दी कमिटी, सो कॉल्ड JACPC, जो शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि गुड सेट को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके अगर 2-3 परसेंटाइल भी कम आए तो आप बहुत अच्छी कॉलेजेस की बजाय कोई मतलब मीडियम बेस्ड कॉलेजेस में फेंके जाओगे। सो बी केयरफुल, ईच एंड एवरी पॉइंट परसेंटाइल काउंट्स फर्दर। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, दिस इज व्हाट द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो इज। तो
तो जैसे कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि गुजसेट में फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है। अगर आप इसकी बाद की स्लाइड देखोगे तो डे वाइज प्लानिंग शुरू हो जाती है। मैंने लिखा है कि डे 1 के अंदर फिजिक्स में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर पढ़ना चाहिए। अब फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर तो आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा। एमसीक्यूज के लिए आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप हर एक चैप्टर के बाद समरी दी जाती है, वो फिर से पढ़िए, उसके अंदर आप 10 मिनट इन्वेस्ट करिए या 10 मिनट्स। लेटर ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके एग्जैक्ट नीचे हर एक चैप्टर के बाद में अंत में एक टेबल होता है जो आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कितनी क्वांटिटीज आती है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताया जाता है। ऑल्सो द यूनिट्स, या सो प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, देन प्रैक्टिस द चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। मेरे हिसाब से आप सबके पास चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे ही होंगे जो आपने प्रिपेयर किए होंगे बोर्ड के दौरान। तो आपने जो प्रिपेयर किया वो फिर से रिपीट करना है। दैट यू आर सपोज टू मैनेज नाउ विद इन 1.5 आवर। या कई चैप्टर्स लंबे लंबे चैप्टर्स होंगे, कई चैप्टर्स बहुत छोटे होंगे, तो ऐसे ही मैंने पैरिंग करके रखी है एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न। लेटर ऑन फॉर्मूला लिस्ट बनाना मत भूलना हर एक चैप्टर के अंत में, उसमें भी आप 10 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला लिस्ट आपको 31 मार्च को काम लगेगा। सुबह 1 घंटा आपको फटाफट से ये रिवाइज कर लेना है। मैक्स में मैक्स की फॉर्मूला रिवाइज कर लेनी है, ऐसे आपको फटाफट से एकदम रिलैक्स लेना है एग्जाम के दौरान, बट वो 1 घंटे का भी आपको यूटिलाइजेशन करना है, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मेरा सिंपल 2 आवर प्लान है पर चैप्टर। तो ऐसे जैसे मैंने फिजिक्स का समझाया, ऐसे हमारे पास केमिस्ट्री के एक्सपर्ट डॉक्टर सुशांत ठाकुर सर है और बायोलॉजी के एक्सपर्ट सोनिया मैम है, डॉक्टर सोनिया मैम, वो आपको समझाएंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली में कैसे काम करना चाहिए गुजसेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो लेट्स वेलकम देम। Hello students, I am Dr. Sushant Thakur and I will be giving you the strategies of how to prepare for GUJCAT in such a short time. जैसे आप जानते हो कि अभी 22 को तो आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई, अभी सिर्फ 8 दिन आपके पास है GUJCAT को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए GUJCAT कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो देखो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया हुआ है। जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 4th और 5th चैप्टर हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और बाकी के सारे चैप्टर्स जो है वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो मैं आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाइज बताऊंगा कि किस तरह से आप केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर। सी स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूलाज की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, है ना। गुजकेट जो है वो बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप रट्टा मार के चले गए एंड यू थिंक कि आपका अच्छा मार्क आएगा, ऐसा नहीं होता है। गुजकेट बिकॉज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कंसेप्ट वाइज जाना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, तो उसमें आर की कौन सी वैल्यू लेनी है, एटमॉस्फेयर यूनिट में लेनी है, बार में लेना है, पास्कल में लेना है, तो वो आप जब ऑप्शंस देखोगे तो अकॉर्डिंग दैट यू विल डिसाइड कि आर की कौन सी वैल्यू आपको लेनी है। ये सब जो क्लैरिटी है ये मोर एंड मोर तब आएगी जब आप मोर एंड मोर एमसीक्यूज फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। कुछ चीजें हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब आपको सेल्स के जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा फिल किया हुआ है, उसका पोटेंशियल कौन सा है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उसके लिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 4 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है इनऑर्गेनिक में कि आपको माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना है, टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको, है ना, कि कुछ ग्राफ है तो किस एलिमेंट, किस डी ब्लॉक एलिमेंट का पोटेंशियल हाई है, किसका पोटेंशियल लो है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो क्यों हाई है, ये माइन्यूट डिटेल्स जो है इन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नंबर 1 वर्नर्स थियरी।
वर्नर्स थियरी पे से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं हमारे गुड सेट में। आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करो, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस जो वर्नर्स थियरी पर बेस्ड है, और ज्योमेट्री के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आईयूपीएससी तो आप ये समझ के चलो कि मोर देन 90% चांस है कि आईयूपीएससी नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको करना है आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? आपको दो कॉम्प्लेक्स दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा आइसोमर है, या फिर ये एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, इसको मैंने इतना मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट किया, इतना मोल ऑफ AgBr बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कॉम्प्लेक्स का। सच क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन गुड सेट एग्जाम्स। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कि जिसमें इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें तुम लॉजिक तो दोहराओगे नहीं, वो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इस प्लेटिन है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, ठीक है? तो वो फैक्चुअल हो गया पूरा। तो इनऑर्गेनिक में तुमको माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक में टेक्स्ट बुक जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी पढ़नी है तुमको, एंड इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा ग्रिप आ जाएगी उसके ऊपर। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुमको सबसे पहले तो जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, हैलोजेंस है, अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, ईथर्स है, एल्डिहाइड कीटोन, राइट, इन सबके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स पता होने चाहिए। आते हैं क्वेश्चंस गुजकेट में कि कोई भी कंपाउंड देते हैं, बोलते हैं सही आईयूपीएसी नेम बताओ इसका, ठीक है? तो आईयूपीएसी कॉमन दोनों नेम्स पता होने चाहिए तुमको। फिर हम आते हैं थियरी पे। तो थियरी में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सच क्वेश्चंस, जो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के रिलेटेड हैं। तो वो कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो सेकंड हो गया ये पार्ट, और अब थर्ड आते हैं रिएक्शंस पे। स्टूडेंट्स, रिएक्शंस को आप रट के नहीं जा सकते गुड सेट के अंदर, ठीक है? रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। अगर aldol कंडेंसेशन है तो aldol कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, तो एक कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है और यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है? तो इस तरह की चीजों को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। फिर अगर तुमने एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म को मास्टर कर लिया ना, दुनिया का कोई भी रिएक्शन आ जाए तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है वो चीज, ठीक है? SN1 SN2 रिएक्शन की बात है तो कंडीशंस क्या है। अब अगर प्राइमरी हैलाइड तुमको दिया हुआ है, प्राइमरी हैलाइड, तो तुम बोल दोगे कि SN2 रिएक्शन देगा। टर्शियरी हैलाइड दिया हुआ है, तुम बोल दोगे SN1 देगा। दिक्कत तब आती है जब सेकेंडरी हैलाइड देते हैं। यही चीज हमको मास्टर करनी है गुजकेट में कि सेकेंडरी हैलाइड देते हैं तो क्या करोगे, और अगर तो फिर उसमें बाकी कंडीशंस देखी जाएंगी, सॉल्वेंट भी देखा जाएगा, एंड सो मेनी अदर कंडीशंस देख के हम डिसाइड करेंगे कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। गुड सेट के आपको एक दिन में तीनों सब्जेक्ट का एक एक पेपर लिखना ही है कंपल्सरीली। अब पूरा दिन जो अपना है वो आप पढ़ने के पीछे दो, ठीक है? पेपर लिखने कब बैठो, आपका जो रात का सोने का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि यू स्लीप एट 11 PM इन द नाइट, तो आप क्या करो, रात को 10 बजे गुड सेट का पेपर लिखने बैठो। गुड सेट की जो एग्जाम होती है, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, तो आप भी इस तरह से पेपर लिखने बैठो। 10 बजे पहला पेपर केमिस्ट्री का लिखना है, फिर फिजिक्स का लिखना है, और उसके बाद आपका मैथ्स बायो का लिखना है। डेली का नियम है कि हमको ये 3 पेपर सॉल्व करके ही सोना है, ठीक है? और ये सोने के टाइम पे पेपर क्यों सॉल्व करने हैं, उसका रीजन ये है कि उसमें क्या होगा, तुमको नींद नहीं आएगी, बिकॉज यू आर वर्किंग। अगर तुम उस टाइम पढ़ने जाओगे तो नींद आएगी, तो बेटर है कि वो टाइम पेपर सॉल्विंग के लिए यूटिलाइज करो और पूरा दिन पढ़ो। अगर आप रात को पढ़ने वाले पर्सन हो और सुबह सोते हो तो सुबह पेपर सॉल्व करो, और अगर सुबह पढ़ने वाले पर्सन हो रात को सोते हो तो रात के टाइम पे पेपर सॉल्व करो। तो अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। डोंट ट्राई टू चेंज योर शेड्यूल, बिकॉज 8 दिन में आप कुछ शेड्यूल चेंज नहीं कर पाओगे अपना। जो चल रहा है वैसा ही चलने दो, अपने हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Hello students, I am Dr. Sonia Jain, and today I am going to give you some tips so that you can score very well in your upcoming GUSET exam. Students, if you see, we have total 13 chapters. कितने chapters हैं हमारे? 13 chapters. अब आपके पास 8 days हैं।
अब इन 8 डेज में अब किस तरह से इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि आपके 40 आउट ऑफ 40 आ जाए बायोलॉजी में। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास 8 डेज हैं, तो इन 8 डेज में आप हर दिन 2 चैप्टर को फोकस करें। अब इन 2 चैप्टर्स को आपको क्या करना है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ रीड लाइन बाय लाइन वेरी केयरफुली। Reading 2 chapters per day is not a very difficult job because already you have completed in your board exam. अब उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा, आपको याद रहेगा अभी कि भी हमारा इस पॉइंट पर क्या वर्ड लिखा हुआ था। दूसरी चीज, क्योंकि बायोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम्स। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में लेबलिंग्स क्या हैं, उसके ऊपर खास ध्यान रखिएगा। लेबलिंग से उस लेबल का क्या फंक्शन है, बिकॉज ऐसा भी क्वेश्चन आता है, फंक्शन इज परफॉर्म बाय दिस, सो उन फंक्शंस का भी आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर में स्पेशली फोकस करिए, आपकी एंथर वॉल है, फिर ओव्यूल है, इसके ऊपर फोकस करिएगा। सेकेंड चैप्टर में आपकी टीएस ऑफ ओवरी है, सेकेंड चैप्टर में ही आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल है, लॉट ऑफ लेबलिंग्स आर देयर, उसके ऊपर फोकस रखिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टेबल है उसमें कौन से डे पर व्हाट इवेंट इज अकरिंग, जस्ट कीप इन माइंड। इसी तरह से अगर आप देखते जाएंगे तो हम लास्ट जब इकोलॉजी वाले चैप्टर्स पर आते हैं, तो इकोलॉजी वाले चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह से होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भी ये इसको कहां से है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, लाइन बाय लाइन आप बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़े। उसमें जो पाई चार्ट दिए हुए हैं, उन पाई चार्ट में किस प्रोपोर्शन में कौन से वाला ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर फोकस करें। फिर लास्ट में जो कन्वेंशंस हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ये मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे तो आई होप यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग द एग्जाम। सेकेंड मेथोडोलॉजी ये है कि बेटा आपके पास 8 डेज हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि भी मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो इन चैप्टर्स के साथ साथ आप क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व 1 or 2 पेपर्स डेली एंड सी योर स्कोर। एंड बिकॉज इट इज a competitive exam, so don't attempt any of the wrong answer, because wrong answer will deduct your marks from the correct answers also. Okay, so solve all these question papers and all the best. अब मैथमेटिक्स में आपको क्या करना चाहिए, तो मैथमेटिक्स तो इज अ सब्जेक्ट ऑफ फुल ऑन सम्स। तो जैसे एक्सपर्ट ने बोला है, विपुल सर एंड केवल गांधी सर, उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको सम्स की ही प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि डे वाइज पहले दिन कौन सा चैप्टर ले सकते हो आप, उसको कौन से चैप्टर के साथ कपल कर सकते हो आप। सो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैथमेटिक्स तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है भाई, गो ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर सम्स, दैट्स व्हाट दे हैव सजेस्टेड। सो लेट्स गो फर्दर। व्हेन टू रीड, सो मैंने ये बहुत सोच समझ के बनाया है कि अब आपका रीडिंग प्लान आपको ऑर्गेनाइज कब करना है, 22 तारीख को। जब आप 22 तारीख को पेपर दे के आओ तो शांति से 1-2 घंटा रिलैक्स होके आप कल से क्या पढ़ने वाले हो गुड सेट के अंदर, वो फुल ऑन प्लानिंग कर लीजिए। यही कि आप मतलब जैसे कि मैंने समझाया, जैसे कि डे 1 में आपको फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना चाहिए 23 तारीख को, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर यू कैन गो फॉर दैट। कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको मतलब समझा दिया है। केमिस्ट्री के अंदर जैसे सर ने बोला है फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर थोड़ा मतलब लंबा है, इसलिए उन्होंने बोला कि शायद आधा ही खत्म हो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर 2 अलग अलग चॉइसेस दी गई रखी है हमें, एक 1, 2, 3 आप फॉलो कर सकते हो जो कि केवल सर ने बताया है, और 1, 2, 3, 4 जो कि विपुल सर ने बताया है। वो जैसे ऑब्लिक कर दिया, वो अलग अलग फैकल्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू है। दोनों दोज टू आर दी एक्सपर्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में जैसे मैडम ने बोला है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर,
arrange the subjects in the reading slots as per your personal choice. reading slots क्या है कि बेसिकली क्या है कि आप जब बोर्ड का पढ़ रहे थे तो आप तो मतलब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का था वो पूरा दिन वही पढ़ रहे थे, अब आपको पूरा प्रॉपर्ली पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैंने एक हिंट दे के रखी है कि आप ऐसा कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइन द पॉसिबल वर्ड। स्लॉट नंबर 1 आप ऐसा कर सकते हो कि 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक ये पहला स्लॉट बना सकते हो आप। स्लॉट नंबर 2 फ्रॉम 2 to 5 PM, स्लॉट 3 6 to 8 PM एंड लेटर ऑन 9 to 12:30। ऐसा आप प्लानिंग कर सकते हो। कौन से स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट डालना है वो आपको प्लान करना है 22 तारीख को, जैसे मैंने बोल दिया आपको। सब्जेक्ट 3 है आपके पास और एक स्लॉट ज्यादा होगा, वो आपको मैनेज करने के लिए कि अगर कोई काम बाकी रह गया है या तो फिर अगर सब टारगेट अचीव हो गया है तो आप पेपर लिखिए वो चैप्टर वाइज वो पर्टिकुलर चीजों का। अब पेपर कहाँ से लाए वो मैं आपको अंत में समझाऊंगा। जब हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे तब हम आपको चैप्टर वाइज पेपर देने का भी प्लान कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा एट द एंड। सो डू वॉच इट आउट। अब आप ये स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए फटाफट से ऐसे। दिस इज द रीडिंग स्लॉट अरेंजमेंट फॉर डे 2 या डे वाइज रीडिंग प्लान है। 4, 5, 12 as suggested by Keval Gandhi and as suggested by Vipul sir 9, 10 and 11. Yeah. These are the various arrangements of day 3, then day 4, then day 5. Yeah. करीब 5 दिन तो लगेगा आपको पूरे के सारे सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए, तो इसलिए ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया है हमने। डे 6 में आपको क्या करना चाहिए 28 तारीख के अंदर। तो अगर कोई चीजें खत्म हो जाती है, जैसे कि मैथ्स आपका खत्म हो जाएगा, तो अगर कोई चैप्टर अगर बाकी रह गया है अनकम्प्लीटेड चैप्टर शुड बी मैनेज इन दैट पर्टिकुलर मैथ्स स्लॉट। तो एंड पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे 6वें दिन। इन दी डे 6 दैट इज ऑन 28th you must be completing all the reading part if you go according to the particular plan that is suggested. ये एक suggestion है, it is subject to change. Yeah, so be clear about that thing also. अगर कोई particular दिन का टारगेट खत्म ना हुआ सर तो आप थोड़ा ओवर टाइम कर सकते हो या आधा घंटा 1 घंटा, but don't compromise with your sleeping hours. Yeah, keep the sleeping hours करीब 7 से 8 घंटा आपको सोना चाहिए अच्छे से। मेंटल रिलैक्सेशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। डे 7 वेरी इंपॉर्टेंट, डे 7 एंड डे 8। तो 4 स्लॉट के बदले मैंने 3 स्लॉट लिखे हैं सॉरी, और जो एक स्लॉट है उसमें गुडसेट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1, जो कि मैं आपको अंत में बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के बारे में 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसकी डिटेलिंग्स आपको मैं बाद में बोलूंगा। एंड दिस आर दी वेरियस अदर पार्ट्स। फिजिक्स के अंदर 7th डे को अगर टाइम मिले आपको, जो कि मिलेगा ही मिलेगा सॉरी, तो आपको ये 4 चैप्टर रिवाइज करने चाहिए। ये 4 चैप्टर्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इस तरीके से क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मूलाज है, बहुत सारे सम्स है, तो इसको अच्छे से आपको मैनेज करना आना चाहिए। 11, 9, 4 and 1 एंड इन दी फर्दर चैप्टर सच लाइक फर्दर सब्जेक्ट सच लाइक मैथ्स, इसमें बोला था फैकल्टीज ने कि 5, 6, 7, 8, 9 आदि चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस जिसका वेटेज करीब 50 से 55% है, तो उसको भी आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट डे नंबर 8 पे दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, गुडसेट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 है। और उस दौरान आपको जैसे कि फिजिक्स के अंदर वो दिन में अलग अलग स्लॉट्स बाकी होंगे, तब आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स के अंदर आप सम्स में से एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करिए। कहाँ से लाएंगे ऐसे सम्स, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूला रिवाइज करने के अलावा आपके पास कोई और चीज है नहीं बेसिकली। 31st दैट इज द एग्जाम डे। आपके पास सुबह 1 घंटा होएगा, सुबह 1 घंटा। आई विल एडवाइज यू टू रीच द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय 9 AM। 9 बजे तक आप पहुंच जाए ऐसा प्लान करना। तो सुबह 1 घंटे में क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट पढ़िए, फॉर्मूलाज पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए जो आपने पहले से ऑर्गेनाइज करके रखी है। अब वो इंपॉर्टेंट बात है अबाउट द गुडसेट प्रैक्टिस टेस्ट दैट वी आर सपोज टू ऑर्गेनाइज। तो हम
दो अलग अलग गुड सेट प्रैक्टिस टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला है, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2, 10 बजे से लेके 1 बजे तक, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बोल दिया, वही 2 दिन में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हमने जो पहले प्राइस डिसाइड की थी दैट वाज पर सब्जेक्ट पर टेस्ट 19 रुपीज, सो ओवरऑल इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 114। इसको हमने करीब करीब आधा कर दिया है और इसको हमने 59 रुपीज लाके कर दिया है। अब ये चार्ज आपको कहाँ पे करना है? या इट्स नॉट फ्री, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द थिंग, क्वालिटी चीजें कभी भी फ्री नहीं मिलती है भाई। या सो आर थिंकिंग इज लाइक दैट। या सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग योर क्वालिटी टाइम, सो यू शुड थिंक लाइक दैट वे। ये अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मेंटालिटी हो सकती है, हम इसको ऐसे सोचते हैं। सो डोंट थिंक अबाउट इट पर्सनली। एनीवेज, हम जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं टेस्ट, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, हालांकि आपका टेस्ट ऑफलाइन है, पेन पेपर मोड सो कॉल। डिटेल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे हम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे करें, तो उसकी लिंक हम प्रोवाइड करेंगे 2 अलग अलग जगह पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक शेयर करूंगा, ऑल्सो कमेंट के अंदर वो कमेंट को पिन कर दूंगा। तो 2 अलग अलग जगह से आप वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हो वो पर्टिकुलर टेस्ट देने में, तो आप वो ग्रुप की लिंक क्लिक करके आप पहुंच सकते हो वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। आपको सारी की सारी अनाउंसमेंट वही ग्रुप के अंदर मिली जाएगी। ऑल्सो दी पेपर्स ऑफ बायोलॉजी, मैम ने बोला था कि चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट में करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको हम फ्री प्रोवाइड करेंगे उसी ग्रुप के अंदर। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन है। सो उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। आपको 59 रुपीज़ कब कैसे पे करने हैं वो भी आपको हम ग्रुप के अंदर ही मतलब बताएंगे। सो फोकस अपॉन दी लिंक रादर देन एनीथिंग एल्स। अदर इंस्ट्रक्शन जो कि मैं बहुत फटाफट बोल देता हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको जब पेपर क्वेश्चन पेपर देंगे तो उसके साथ वो लोग आंसर शीट भी देंगे, OMR शीट। दोनों पे एक पेपर सेट कोड दिया जाएगा, वो दोनों मैच होने चाहिए। अगर आपको पेपर सेट नंबर 5 मिलता है क्वेश्चन पेपर में, तो OMR शीट के अंदर भी 5 लिखा होना चाहिए। अगर वो दोनों मैच नहीं हो रहे तो आप सुपरवाइजर को कांटेक्ट करिए, वो अरेंजमेंट करेंगे। सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन। CBSE वालों आप बहुत अच्छे से फोकस करिए, सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो बिकॉज आप यूज्ड टू नहीं हो इसलिए। एनीवेज, द एडमिशन कार्ड, सो कॉल्ड एडमिट कार्ड, जिसके अलावा आपको एंट्री नहीं देंगे, सो जिसके बिना, तो बी केयरफुल अबाउट नॉट फॉरगेटिंग दिस एडमिट कार्ड। वो आपको करीब करीब 23 या 24 मार्च को मिल जाएगा ऑनलाइन, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके स्कूल के द्वारा भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन भी गुड सेट मतलब गुजरात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसकी नोटिफिकेशन थ्रू एनी मीन्स विल बी गेटिंग इट, सो नो वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। एक ब्लॉक के अंदर 20 स्टूडेंट्स होंगे और हर एक के पास सफल्ड क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल द क्वेश्चंस विल बी सेम, ये आप जानते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पार्ट ए के अंदर MCQs दे के रखे हैं। तो हर एक स्टूडेंट के पास अलग अलग सेट होएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर सेट नंबर 1 टू पेपर सेट नंबर 20। ब्लैक पेन आवश्यक है, उसके बिना आपको बबलिंग नहीं करनी है। यूज ब्लैक बॉल पेन ओनली, इसके अलावा नहीं करना है बबलिंग। चेकिंग होती है ऑप्टिकल स्कैनर से, स्कैनर की मदद से होती है OMR चेकिंग। तो इसलिए अगर आपने थोड़ा लाइटली बबल किया या तो फिर थोड़ा बाहर निकल गया या तो फिर बबलिंग करने में कोई भी मिस्टेक की, एक ऑप्शन में 2 टिक किए, तो वो तो इनकरेक्ट है। वो बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग रिस्क सिंस देयर आर नेगेटिव मार्क, सो विच मैटर अ लॉट। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में। तो आपको रिस्क लेने से आपको पहले 2 बार सोचना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि आपको रिस्क कब लेना चाहिए, जब आप 100% श्योर हो कि सर ये दोनों में से ही एक आएगा, तब आप रिस्क ले सकते हो। बट दैट डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन यू। डोंट टेक द रिस्क इफ यू आर टोटली अनश्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। या सो दैट्स इट अबाउट द एंटायर प्रेजेंटेशन। होप सो कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो।
Stay tuned for the further updates about the further information. Bye bye and take care.